अब हम आ जाते हैं मेन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बोरोड फीचर्स फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक्चुअली हमने उठाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट दिस इज एक्चुअली टेकन, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के आसपास इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो बहुत ही ज्यादा घनी हो गई थी, बहुत डेंस हो गई थी। एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जिले के हर पार्ट में, हर रियासत में कोई ना कोई फ्रैगमेंट खड़ा हो जाता था जो आज़ादी के लिए चीख पुकार मचा रहा था। तो इन लोगों को ऑब्वियसली इंडियन रिसोर्सेज की जरूरत थी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी, मैं पहले भी बता चुकी। वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होते ही सारे यूरोपियन नेशंस जो पहले वॉर में इंक्लूडेड वो इन्वॉल्व थे, उन्हें पता था कि दूसरा वॉर तो आएगा ही, और दूसरा वॉर आया ही, है ना। तो इनको पहले ही पता था कि दूसरा वॉर को हम टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल हो चुका था वो। और फिर तो क्या ही कहने, कितना बड़ा हादसा हो गया जिसकी वजह से वॉर हो गई, यूं ही छिड़ गई, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर वाला पता ही होगा तुम लोगों को क्या हुआ था, जापान ने क्या क्या किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे पहले शुरू हो गई थी बाय द वे, ठीक है। कहने वाली बातें हैं ये, बट इट स्टार्टेड वे बिफोर इट, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इंटरनेशनल हिस्ट्री हियर, राइट। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एप्रीहेंडेड था, और ब्रिटिश को, इंग्लैंड को, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स को अपने कॉलोनीज के रिसोर्सेज वॉर एफर्ट में लगाने ही थे। तो कॉलोनीज को उस टाइम पे इंडिपेंडेंस दे देना समझदारी वाला ऑप्शन नहीं था, कि अभी जब हमें कॉलोनीज के रिसोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ हम कॉलोनी छोड़ के चले जाएं तो हमें भारी नुकसान हो जाएगा। वैसे ही वर्ल्ड वॉर वन एक बहुत ही हैवी टोल क्रिएट कर चुका है, बहुत एक्सेसिव डेट में था जो ब्रिटिश थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में भी वो, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश का जीतना इसलिए जरूरी था दोनों टाइम्स, बिकॉज दे बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूएस। अब जब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसा आप बोरो कर लेते हो, जैसे लेट्स से कि मैंने थोड़ा बहुत पैसा बोरो किया, 10, 5, 30, 50 हज़ार रुपए, तो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, मेरे ऊपर बर्डन है कि मैं अपने जो क्रेडिटर है उसको पैसा दूं। लेकिन अगर मैं 50,000 करोड़ बोरो कर लूं तो ये बर्डन क्रेडिटर पे होता है, ही हैज टू मेक श्योर कि मैं उसे पैसा दूं। समझ आ रही है बात, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ा चौड़ा लोन हो गया ना ये। तो अब इतना ही पैसा ले चुका था यूके, यूएस से वॉर वन में और वॉर टू में भी। तो द फैक्ट कि यूएस यूके जीते हैड टू बी मेड श्योर, क्योंकि अगर वो नहीं जीता तो अमेरिका का सारा पैसा डूब गया, राइट। तो ये जो पहला वर्ल्ड वॉर था, और सेकंड में भी यही कंडीशन थी, यूएस पिक्चर में आया ही, वर्ल्ड वॉर वन में यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था दूर दूर तक, है ना। बहुत ही अलग कॉन्टिनेंट था वो, तो उसका यूरोप से क्या लेना देना। लेकिन वो इन्वॉल्व ही इसलिए हुआ क्योंकि जरूरी था कि वो वॉर जीते, जो वॉर हारेगा उससे पैसा दिलवाया जाएगा। जर्मनी 2010 में वॉर के पूरे कर्जे से मुक्त हुआ है। सोचो, 100 साल लग गए उस कर्ज को निपटाने में, कितना भारी बर्डन था। तो whoever loses would pay for everything, जितना भी सब नुकसान हुआ है। तो लूज करना तो यूके के पास ऑप्शन नहीं था, और यूके लूज कर जाए ये ऑप्शन एविडेंटली यूएसए के पास भी नहीं था, इसीलिए दे केम इनटू पिक्चर, दैट इज द रीजन व्हाई दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, लाइक आई सेड, कमिंग बैक, दे नीडेड द कॉलोनीज। तो इन्होंने क्या किया था कि ऐसा करते हैं कि आपको रूल करना सिखाते हैं, है ना। तो अब तुम्हें रूल करना थोड़ी आता, पहले हम तुम्हें सिखा तो दे देश कैसे चलाते हैं। हम 200 सालों से चला रहे हैं, कितने ही देश चला रहे हैं, तो पहले हम तुम्हें सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, फिर हम तुम्हें चले जाएंगे। जब हमें लगेगा कि अच्छा तुम एकदम फुली केपेबल हो गए हो, तब हम चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे सेल्फ गवर्न या सेल्फ रूल का भी ऑप्शन था। सेल्फ गवर्नेंस में या सेल्फ रूल में इंडियन मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे कि चीफ मिनिस्टर आज का, कुछ ऐसा ही सिमिलर, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेवल पे इंडियन मिनिस्टर्स आए,
ओके अब ये इंडियन मिनिस्टर्स अपने काउंसिल के साथ जो सब्जेक्ट्स थे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो ये जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स उन्हीं इंडियन मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल के पास रही। ठीक, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काउंसिल को अच्छी खासी पावर दी गई, मतलब मिनिस्टर को और उसके काउंसिल को। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने अपना एक गवर्नर अपॉइंट किया जो कि अंग्रेज था, और उसे प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव हेड बना के बिठा दिया, और उसको कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स दे दी। जैसे कि अगर तुम लोग ठीक से काम नहीं करोगे तो रिपोर्ट में ऊपर वाइसरॉय को भेजूंगा, और वाइसरॉय को लगेगा कि नहीं तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी उस पूरी की पूरी मशीनरी को वो डिसमेंटल कर देगा। ठीक है, प्लस अगर मुझे लगता है कि जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की पावर तुम्हें दी गई है तुम उस पे कानून ठीक से नहीं बना रहे हो, तो उसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे ओवरराइड कर देगी। तो ये जो गवर्नर का जो पूरा पोजीशन था, गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द क्राउन एंड पुट एज अ हेड, मतलब नॉट कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं उस टाइम पे, बट प्लेस्ड एज अ हेड रिप्रेजेंटिंग द क्राउन इन अ प्रोविंस। यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उठा ली। नाउ ऑल्सो वी हैव अ गवर्नर हु इज नॉट रियली appointed, he is nominated, he is appointed only, he is appointed by the president of India. He is not elected is what I'm saying. गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता, गवर्नर किसी भी एग्जाम से नहीं आता, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एग्जीक्यूटिव को वो स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ही इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, जो उस टाइम पे ब्रिटिश का भी उद्देश्य था इन अ स्टेट। उनको भी वही डिस्क्रेशनरी पावर्स दे रखे हैं जो 1935 के एक्ट ने उस अंग्रेज गवर्नर को दे रखी थी। इनफैक्ट इंडियन गवर्नर के पास पावर्स जो है वो इतनी डिस्क्रेशनरी कि वो प्रेसिडेंट से भी थोड़ी सी ज्यादा हैं। कैसे हैं इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऑफिस ऑफ गवर्नर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जुडिशरी को एक अलग पिक्चर दिया था, जहां पे जुडिशरी दो लेवल पे थी, फेडरल जुडिशरी थी और प्रोविंशियल जुडिशरी थी। गॉट इट? फेडरल और प्रोविंशियल। फेडरल मतलब एक एपेक्स कोर्ट हेडिंग द एंटायर कंट्री, प्रोविंशियल कोर्ट्स थे हर स्टेट में एक एक कोर्ट, मतलब हर एक यूनिट में अलग अलग, प्रोविंस में अलग अलग कोर्ट थे, प्रोविंशियल एंड फेडरल। फिर उसके अलावा जजेस के पास जो एक सर्टेन इंडिपेंडेंस थी, ऑल द जजेस वर यूज्ड टू बी ब्रिटिश, दे वर वाइट्स, दे वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन, और इस वजह से उनकी टेन्योर की एक एक्सट्रीम सिक्योरिटी थी उनके पास। ठीक है, और क्योंकि वो क्राउन से सीधा अपॉइंट होते थे, तो इंडिया में जितने भी ये जनरल्स थे, गवर्नर्स, वाइसरॉय, जितने भी काम कर रहे थे, इनका कोई भी डिसीजन या इनकी फंक्शनिंग जजेस को अफेक्ट नहीं करती थी, बिकॉज दे वर इंडिविजुअली अपॉइंटेड बाय द क्राउन। है ना, तुम जाओ देश में, इंडिया में आज तुम जज हो। So what I'm trying to say is कि that independence, the same independence that was created by the Government of India Act 1935 was incorporated here also. आज की तारीख में जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट ही है। जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो एग्जाम देकर अपॉइंट होते हैं या फिर उन्हें सुप्रीम जुडिशरी अपॉइंट करती है, और उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट और एम्बिगुअस है कि उन्हें इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता, विच प्रोवाइड्स देम अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। प्लस जुडिशरी अपने आप में सिक्योर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, उनके डिसीजन में, उनके अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का कोई दखल नहीं, जीरो। ठीक है, तो वो अपनी इंडिपेंडेंस रिटेन करके रखते हैं। फेडरल कोर्ट जो 1935 का था वो आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, दूसरा प्रोविंशियल कोर्ट्स जो थे वो आज के हाई कोर्ट्स हैं। तो जुडिशरी जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट की थी 1935 के एक्ट में, वो भी हमने उठाई ओके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्रिएट किया था 1935 के एक्ट ने दो लेवल पे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। वहां पे क्योंकि 200 साल पहले जिस देश में ब्रिटिश आए थे वो चेंज हो चुका था, लोग पढ़े लिखे हो चुके थे। अब लोग पढ़े लिखे हो गए तो सोचने वाली बात है, आप उन्हें
उसी तरह से एक्सप्लॉइट जिस तरह से कर रहे थे नहीं कर सकेंगे, है ना, बिकॉज दे अंडरस्टैंड नाउ, दे आर नो मोर दोज impressionable farmers that you know that it is no longer a land of influence, or impressionable rather, impressionable farmers and snake charmers as you used to quote. यही तो कोट था उनका, स्नेक चार्मर्स और किसानों का लैंड है जिनके पास दिमाग नहीं है. दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू राइट इन देयर मेमोयर्स आल्सो, जितने भी उस टाइम पे गवर्नर जनरल्स वगैरह आए हुए थे. ठीक है, तो अब वो नहीं रहा, वो चेंज हो चुका है, लोग पढ़ लिख चुके हैं. तो इस पढ़े लिखे देश को कॉलोनाइजर्स इतनी आसानी से नहीं चला सकते, उसको चलाने के लिए और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है. तो ब्रिटिश ने कमीशंस निकाला. कमीशन मतलब सर्विस इंट्रोड्यूस की सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे. इस सर्विस से इंडियंस को सिविल सर्वेंट बनने का मौका दिया गया. इस सिविल सर्विस को निकालने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे और उस मेहनत में उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता था. पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग होता है. इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की मदद से ही एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इनको मदद मिल जाती थी. पढ़े लिखों की मदद से ये देश को जितने साल खींच सकते थे इन्होंने खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा नहीं खींच पाए भाई. 1935 के बाद 10-12 साल बाद ही हम आजाद हो गए थे. ओके, समझ गए? किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.